नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम हथेली पर समझेंगे पर्वतों के बारे में। प्रिय दर्शकों, हथेली में कौन सा स्थान पर्वत का है, पर्वत किसे कहते हैं और इस पर्वत का महत्व क्या है, आइए आज के क्लास में हम पढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, हथेली का अध्ययन करते समय उस पर पाए जाने वाले पर्वतों का विशेष महत्व है। यानी जो हम हथेली में रेखाएं देखते हैं, उन रेखाओं से भी थोड़ा अधिक महत्व पर्वतों का है। उन रेखाओं से अधिक महत्व है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पर्वतों के माध्यम से ही विभिन्न रेखाएं बनती हैं और उनका विकास हो पाता है। पर्वतों का नामकरण ग्रहों के नामकरण से हुआ है। यानी हथेली में जो पर्वत के स्थान होंगे, उन पर्वतों का नाम एक एक ग्रह के नाम पर रखा गया है और जिस ग्रह में जो गुण विशेष रूप से होते हैं, वे ही गुण उन पर्वतों के उभार से ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी जिस ग्रह का पर्वत होगा, उस ग्रह के गुण विशेष रूप से उस पर्वत के उभार से ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसा मान लीजिए कि यदि सूर्य का पर्वत है, तो सूर्य के गुण धर्म उस पर्वत से ज्ञात होगा। उस पर्वत के प्रभाव हमें सूर्य के प्रभाव जैसा मिलेगा। वे ही गुण उन पर्वतों के उभार से ज्ञात किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरणार्थ सूर्य सम्मान, प्रसिद्धि, यश आदि का कारक ग्रह है। सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य आत्मा का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, यश का कारक है, पद का कारक है। जितने चीजों का सूर्य कारक है। अतः यदि हथेली में सूर्य पर्वत विकसित है, तो निश्चय ही उस व्यक्ति को विशेष सम्मान तथा आदर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सूर्य पर्वत विकसित है और सूर्य पर्वत से हम सूर्य के कारकत्व को समझेंगे। सूर्य पर्वत विकसित होने से सूर्य का जो कारकत्व है वह जातक को प्राप्त होता है। परंतु यदि हथेली में सूर्य पर्वत का विकास नहीं हुआ है, तो वह व्यक्ति भले ही कितने ही ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए, उसको वांछनीय सम्मान अथवा ख्याति नहीं मिल पाती है। प्रिय दर्शकों, हथेली में पर्वतों का इतना बड़ा महत्व है। अब यहाँ एक उदाहरण के लिए सूर्य का पर्वत लिया। यदि सूर्य का पर्वत विकसित है, अभी मैं आपको हथेली में बताऊंगा कि सूर्य का पर्वत कौन सा है। तो यदि सूर्य पर्वत विकसित, तो समझिए कि सूर्य का जो कारकत्व है, सूर्य जिन वस्तुओं के कारक ग्रह हैं, जिन वस्तुओं पर सूर्य का प्रभाव है, वह सभी वस्तुएं जातक को प्राप्त होंगी। तो अब यहां देखिए हथेली पर पर्वतों के स्थान। प्रिय दर्शकों, ये अंगूठा है। अंगूठे के जो मूल भाग में शुक्र लिखा है, यानी यह शुक्र का क्षेत्र है। और किसी के भी हथेली के ये जो अंगूठा है, अंगूठे के मूल भाग में इतना ये जो क्षेत्र है, यह शुक्र का क्षेत्र होता है। इंडेक्स फिंगर की बात करें तो ये जो इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर के मूल भाग में ये वाला क्षेत्र होता है, इतना क्षेत्र, ये बृहस्पति का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ गुरु लिखा है। ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को वहां पर्वत कहा, यहाँ इसी क्षेत्र को पर्वत कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र यहाँ आप लिख सकते हैं, शुक्र का क्षेत्र है। ये बृहस्पति का क्षेत्र है। इसी प्रकार जो मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर के मूल भाग में शनि का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये शनि का क्षेत्र है। जो रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली है, इसके मूल भाग में सूर्य का पर्वत है। सूर्य, अभी जिसका यहाँ उदाहरण था सूर्य का। तो यदि हथेली में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पर्वत है, यदि ये उभार लिए हुए हो, विकसित हो, तो सूर्य से संबंधित लाभ जातक को मिलते हैं। सूर्य का जिन वस्तुओं पर प्रभाव होगा, वह जातक को प्राप्त होता है।
लिटिल फिंगर के मूल भाग में बुध का पर्वत है, बुध का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये बुध का है। तो अब देखिए, यदि बृहस्पति पर्वत उभार लिए हो तो बृहस्पति का जिन वस्तुओं पर प्रभाव होगा, बृहस्पति जिन वस्तुओं के कारक ग्रह होंगे, वो सभी जातक के जीवन में प्राप्त होगा। शनि, ये इस पर्वत के विकसित होने से शनि के लाभ प्राप्त होंगे जातक को, शनि से लाभ प्राप्त होंगे जातक को। अब चंद्रमा का स्थान कहाँ है? तो हथेली का जो ये जो क्षेत्रफल है, इसमें ठीक शुक्र पर्वत के नीचे जो यहाँ का क्षेत्रफल होता है, ये चंद्र का क्षेत्र होता है। इसलिए देखिए यहाँ लिखा है शुक्र के नीचे जो ये वाला क्षेत्र होता है, जो ये वाला क्षेत्र होता है हथेली में, ये चंद्र का क्षेत्र है। और चंद्र से ठीक ऊपर और बुध क्षेत्र से ठीक नीचे का जो यहाँ का क्षेत्र होता है, यानी बुध, ये लिटिल फिंगर के मूल भाग में बुध और बुध के क्षेत्र से नीचे और चंद्रमा के क्षेत्र से ऊपर ये ऊर्ध्व मंगल का क्षेत्र होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ऊर्ध्व मंगल। और बृहस्पति क्षेत्र के नीचे और शुक्र क्षेत्र के ऊपर, यानी बृहस्पति से नीचे और शुक्र के ऊपर का जो यहाँ का जो क्षेत्र होता है, ये निम्न मंगल का होता है। ये वाला जो स्थान होता है हथेली में, ये निम्न मंगल का स्थान होता है। अब यहाँ ऊर्ध्व मंगल और यहाँ निम्न मंगल, तो मंगल का क्षेत्र कौन सा है, मंगल का पर्वत कौन सा है? क्योंकि यहाँ तो निम्न मंगल है, यहाँ ऊर्ध्व मंगल है। तो हथेली में जो शनि का क्षेत्र है और जो सूर्य का क्षेत्र है, तो सूर्य क्षेत्र के नीचे जो स्थान है, ये स्थान होता है मंगल का। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं मंगल का क्षेत्र सूर्य से ठीक नीचे होता है, हल्का सा शनि की तरफ भी होता है झुका हुआ, लेकिन मोस्टली सूर्य क्षेत्र के नीचे ही मंगल का क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए मूंगा रत्न भी अनामिका उंगली में ही धारण किया जाता है। अब यहाँ राहु केतु का क्षेत्र नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हथेली के जो मध्य भाग में स्थान है, ये वाला जो स्थान होता है, ये राहु का क्षेत्र होता है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये राहु का क्षेत्र है। और ठीक राहु के क्षेत्र के नीचे यहाँ का जो क्षेत्र होगा, यह केतु का क्षेत्र होता है। ये केतु का हो गया और ये राहु का क्षेत्र होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्षेत्रों को समझ गए, पर्वतों को समझ गए कि हथेली में पर्वतों का स्थान कहाँ है। और इन पर्वतों का नाम, जैसा कि आपने पढ़ा, पर्वतों का नामकरण ग्रहों के नामकरण से हुआ है। और जो पर्वत विकसित होते हैं तो उसका जातक के जीवन में लाभ प्राप्त होता है। अब पर्वतों के भी भेद होते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पर्वतों के 3 भेद हैं और इससे किस प्रकार का प्रभाव होगा। जैसे कि यहाँ 1-2 बातें लिखी हैं कि सूर्य पर्वत विकसित हो तो सूर्य जिन वस्तुओं के कारक हैं, तो आगे हम इन ग्रहों के कारकत्व को भी पढ़ेंगे कि बृहस्पति का अधिकार क्षेत्र किस पर है, शनि का अधिकार क्षेत्र किस पर है, सूर्य का किस पर है। सूर्य मान पद प्रतिष्ठा देने वाले हैं, शनि कर्म है, बृहस्पति ज्ञान है। तो बृहस्पति का क्षेत्र यदि विकसित हो तो जातक ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, धर्म कर्म में अभिरुचि लेने वाला होता है। तो यह चीज आपको समझ लेना है। और यह कारकत्व समझने से पहले हम पर्वतों के भेद को भी समझेंगे कि पर्वत, सामान्य पर्वत कब कहलाता है, विकसित पर्वत कब कहलाता है और अविकसित पर्वत कब कहलाता है, और इन तीनों के भेदों से किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा जीवन में। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।